आज हम 2026 में हैं, एआई के युग में हैं, आर्टिफिशियल युग में हैं। लेकिन दुख ये बात का होता है कि आज हम जब अखबार खोलते हैं तो जो चीज समाज नहीं चाहता, हर कोई नहीं चाहता, वैसी जब न्यूज सामने आती है। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और असहमत भी। एक न्यूज़पेपर में करीबन मेरे हिसाब से कितने 22, 24, 36 पन्ने होते हैं, पेजेस होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक पेजेस के ऊपर नेगेटिव न्यूज ही आते हैं। मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं, अभी कुछ आंदोलन हुआ, मीडिया ने शुरू में उसको बहुत दबाने का प्रयत्न किया, नहीं उठाया उस प्रश्न को। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा ये प्रोटेस्ट हुआ ना, उसको मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में बहुत इसकी एनालिसिस भी होगी। तो उससे आपत्ति नहीं है देवांग जी, जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मुझे उससे आपत्ति है। देखो सर, एक बात समझो कि मिलियन ऑफ फॉलोअर्स तो पूजा ढिंचक के भी थे। देवांग जी, मैं वापिस उसी जैन जी सीजेपी का जो आंदोलन था, उन्होंने जब कॉकरोच नाम रखा, ये तो स्पष्ट है कि एक चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट के तहत एक मजाक मजाक में सोशल मीडिया पे चल पड़ा और भीड़ चल पड़ी और एक आंदोलन शुरू हो गया। भविष्य में कुछ आप ऐसा देख रहे हैं क्या? नकारा तो नहीं जा सकता। मैं अम्बालाल पटेल नहीं हूँ तो वो वाली तो मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। लेकिन 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 एक बात जरूर है कि एक रेजिग्नेशन की बात, और वो भी एक गवर्नमेंट में जो 14 से अभी तक कभी भी उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया। अगर वो सरकार में अगर किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होता है तो पक्का पॉलिसी बदलने का वक्त आ गया है। साबरमती सवेरा न केवल एक अखबार, लेकिन समाज के अंदर एक नई विचारधारा को लेकर जिस उद्देश्य के साथ हमने साबरमती सवेरा अखबार की शुरुआत की, आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि 3 साल के आयाम के बाद हमने नया एक दूसरा स्टूडियो और एक तीसरे स्टूडियो और यूट्यूब, पॉडकास्ट, टेलीविजन माध्यम के अंदर साबरमती सवेरा का नया प्रवेश होने जा रहा है। आज का दिन विशेष, और उसी विशेष दिन में हम जब भारत 80वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, ध्वज वंदन करने का, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गाने का सबको इच्छा होती है, लेकिन आजादी का मतलब, किसे हम आजादी कहते हैं, आज की राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, राजनीति में भी बड़े बदलाव देखा, एक नया आंदोलन देखा, और इस समय में बड़ी स्पीड से बदलाव दिख रहा है। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास सारे जवाब, जिनके पास सारे शस्त्र और अस्त्र हैं, क्योंकि जिन्होंने 31 साल की जर्नी में मीडिया जगत के साम्राज्य में इन्होंने अपना नाम कायम किया है। दूसरा कोई हो नहीं सकता। गुजरात में अगर हम नाम लेते हैं तो एकमात्र देवांग भट्ट साहब आज हमारे बीच में है। उनका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। जब से एक सिटी केबल न्यूज चैनल थी और 2006 के बाद गुजरात न्यूज चैनल बनी, और आज जीटीपीएल का जिस तरह से पूरे भारत भर में न्यूज चैनल चलती है, गुजरात न्यूज, निर्माण न्यूज, और उनके वो एडिटर इन चीफ, एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिन्होंने 500 से ज्यादा सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया। अब मैं नाम गिनाने जाऊं, 500 नाम गिनाने जाऊं तो ये पॉडकास्ट यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी नाम लेना अवश्य चाहूंगा ताकि आपको पता लगे कि हम किस व्यक्तित्व के साथ, किस विचार के साथ हम बैठे हैं।
सुनीता विलियम्स जी का इंटरव्यू वैनिटी वैन में लिया, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट है, आप देख सकते हो। मोदी जी का इंटरव्यू लिया, अमित शाह जी का इंटरव्यू हेलीकॉप्टर में भी लिया, और क्रूज के अंदर भी इन्होंने इंटरव्यू लिए। और माधुरी दीक्षित हो, कपिल देव हो, मुरारी बापू हो, धर्माचार्य हो, कि देश के खेल जगत के हो या राजनीतिक जगत के हो, ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बैठ के उनको कटघरे में खड़ा करना। और मैं अवश्य आज कहना चाहूंगा कि गुजरात का अगर कोई रजत शर्मा है जो आपकी अदालत में आकर सामने वाले को सवाल की जड़िया लगा देवे और उत्तर देने में पसीना छूट जाए, ऐसा एकमात्र देवांग भाई आज हमारे बीच में है। मैं देवांग भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू सो मच। हमारे इस साबरमती सवेरा परिवार में आप आए हैं, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे जी कि भारत 80 साल की स्वतंत्रता दिन की और हम बढ़ चुके हैं। आप मीडिया जगत से हैं, तो कुछ लोगों का सवाल है, मैं थोड़ा डिस्क्राइब ये करना चाहूंगा कि जब हमारा भारत आजादी होने की तैयारी में था ना, उस समय मीडिया जगत का रोल बहुत अहम था जी। उन्होंने ऐसे लोगों को बड़ा जोश दिया, उत्साह दिया। गांधी जी के आंदोलन की बात हो, सुभाष जी की बात हो, तो उस मीडिया के अंदर हमें काफी क्रांतिकारी सोच, विचार और देश के लिए मर मिटने के लिए जो लेख आते थे। आज हम 2026 में हैं, एआई के युग में है, आर्टिफिशियल युग में है, लेकिन दुख ये बात का होता है कि आज हम जब अखबार खोलते हैं तो जो चीज समाज नहीं चाहता, हर कोई नहीं चाहता, वैसी जब न्यूज सामने आती है, मैं दोष सरकारी सिस्टम का देना नहीं चाहता, लेकिन मीडिया जगत के अंदर, ऐसे हमारे शास्त्रों के अंदर कहते हैं कि जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी ये रूल्स है, जैसी आपकी सोच बनेगी वैसा ही आपका माहौल बनेगा, तो वैसा ही अपना राष्ट्र बनेगा। हम मूल सनातन संस्कृति की धारा से प्रवाहित होते हुए एक ऐसे विचार से, भारतीय संस्कृति के विचार से जुड़ा हुआ हमारा देश है, तो मैं अवश्य ये चाहूंगा, आपसे यह जवाब चाहूंगा कि क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे। मैंने कुछ देखा है यूएस यूके के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल चैनल है जो पॉजिटिव ही केवल न्यूज दिखाती है। इंडिया में भी एक दो चैनल है, बड़े कॉर्पोरेट लेवल की चैनल है, वो भी पॉजिटिव न्यूज दिखाती है। लेकिन आज हम सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, हमको वो नहीं पढ़ना है। जरूरी है, इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, न्याय तंत्र के लिए, पुलिस तंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन जिस सनसनाटी के रूप में दिखाया जा रहा है, एक मानसिकता के अंदर परिवर्तन लाया जा रहा है, क्योंकि हम भी अखबारी जगत से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आज की अखबार जगत की भूमिका, टेली जगत की भूमिका में आप क्या नया परिवर्तन देखते हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और असहमत भी। पहली बात तो एक बात सोच लो कि कोई भी मीडिया हो, अगर आपने प्रिंट की बात छेड़ी है तो मैं प्रिंट पे ही आ जाता हूं। तो प्रिंट में आपने एक वर्ड यूज किया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप अभी आप ही आपके सवाल में आपका जवाब था। एक न्यूज़पेपर में करीबन मेरे हिसाब से कितने 22, 24, 36 पन्ने होते, पेजेस होते। तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक पेजेस के ऊपर नेगेटिव न्यूज ही आते हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी योजना है कि अगर उसमें न्यूज आती है, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आती है। अभी एक न्यूज था कि एक 86 इयर्स के एक बुजुर्ग थे, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने अचीवमेंट किया ट्रैकिंग के अंदर, वो भी आता है। कई बार ये भी आता है कि गरीब परिवार का एक बच्चा था, वो बच्चे ने नीट अच्छी तरह से क्लियर कर दी। इसी के लिए ही बना। मैं वही 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 पे आ रहा हूँ, वही पे आ रहा हूँ। सो ये दृष्टि वैसी सृष्टि है कि अगर मेरे पास अगर फ्रंट पेज पे लिखा है कि भारत का जो है लाइफ स्टैंडर्ड
वो थोड़ा अपग्रेड हुआ है, लेकिन उसके ही नीचे या तो उसके पिछले पन्ने पे लिखा है कि एक जगह पे एक बलात्कार हुआ, तो मैं वो पहला वाला न्यूज़ छोड़ के मैं उस न्यूज़ को डीप में जाता हूँ और उसको ध्यान से पढ़ता हूँ। सो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और उसका ये भी जवाब है कि दुनिया में जो हो रहा है उससे एक मैंने स्मृतिबेन शाह, गुजरात समाचार के श्रेयांश भाई के धर्मपत्नी, उनका 1 साल पहले उनका देहांत हुआ। मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था, सेम सवाल मैंने पूछा था, लेकिन ब्रॉडर वे में पूछा था। तो उनका एक जवाब था जो मैं आपके सवाल में वही जवाब मैं पेश करना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझसे भी पहले इस इंडस्ट्री में आ गए थे। उन्होंने यही कहा था कि ये बात तो वो वाली हो गई कि मुर्गी पहला या अंडे। इसमें क्या है कि समाज में क्राइम बढ़ता है। मैंने उनको क्राइम के लिए सवाल पूछा था। सो मैंने ये सवाल इस तरह से पूछा था कि क्राइम ज्यादा दिखाते हो आप, उसके न्यूज़ ज्यादा आते हैं, इसलिए क्राइम बढ़ता है। तो उसका जवाब ये भी है कि जो क्राइम होता है वही तो हम दिखाते हैं। तो ये दोनों साइड है। एक न्यूज़ पेपर का, कोई भी मीडिया हाउस का एक धर्म होना चाहिए, उसे बैलेंस होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात बताई। और मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान का एक भी न्यूज़पेपर ऐसा है जो दिल से चाहता है। एक भी मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी है, जो उनके डायरेक्टर्स है, वो चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी फैलाए, टीआरपी लेने नेगेटिविटी फैलाए। कभी भी नहीं मानता है। मैं ये मानने को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन अगर जो होता है सोसाइटी में, अगर उसे रिफ्लेक्ट ना किया जाए तो शायद हो सकता है कि वो पत्रकारिता का धर्म वो कहीं मिस कर रहा है। तो दिखाना तो ही। अब जितनी घटनाएं बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस है उस टाइप के न्यूज़ भी आएंगे। लेकिन मैं तो मतलब बिल्कुल आश्वस्त हूँ और मुझे तो खुशी है कि हिंदुस्तान की मीडिया फ्रेटर्निटी ने बरसों से जो धरोहर संभाल के रखी है, वो कोई भी चीज में डरे बिना उसने वो चीज दिखाई है। अभी वो किसी को नेगेटिविटी दिखे तो नेगेटिव है, अगर उसमें पॉजिटिव भी डालने की कोशिश कर। लेकिन अगर सोसाइटी में ऐसी घटनाएं बनती है तो दैट इज अ ड्यूटी ऑफ एनी मीडिया हाउस। इट हैज टू बी प्रिंट ऑन देयर न्यूज़पेपर और इट हैज टू बी शोन ऑन द न्यूज़ चैनल। मुझे उससे आपत्ति नहीं है देवांग जी, जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मुझे देखो उससे आपत्ति है। देखो एक साइबर क्राइम कैसे होता है पूरी पद्धति दिखाई जाती बिल्कुल है। सही तो बात। एक न्यूज़ से 50 जन साइबर क्राइम करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन एक मर्डर किस तरह से होता मुकेश है, जी, वो प्रोसेस 500 जन को प्रेरित कर लेती है मर्डर करने। मुकेश जी आपकी बात भी सही है। उसमें अगर किस तरह से साइबर फ्रॉड होता है, ये तो अमिताभ बच्चन जी भी स्क्रीन पे आके बताते हैं, रेडियो के अंदर भी आते, उनकी इश्तेहार आते हैं गवर्नमेंट के, न्यूज़ चैनल में भी दिखाते हैं कि ये मॉडस ऑपरेंडी ये थी, ताकि आने वाले दिनों में आज कितने सीनियर सिटीजन्स इनके शिकार बने हुए हैं, कितने बने। लेकिन आप देखो धीरे धीरे वो कम होते गए। डिजिटल अरेस्ट का चालू हो गया था। अब डिजिटल अरेस्ट में शुरू में पता नहीं था लोगों को। आपने एक जामतारा सीरीज देखी होगी। अब जामतारा सीरीज किस पे बनाई थी? तो इसी पे बनाई थी कि कैसे फ्रॉड करते हैं। झारखंड के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर एक ग्रुप मिलके उन्होंने कैसे उनका फाइनेंशियल फ्रॉड करना है लोगों के। अब शुरू में देखो मुकेश जी, जब टेक्नोलॉजी आती है ना, तो वी आर नॉट यूज टू विद। सिर्फ हम नहीं, वर्ल्ड का कोई भी हो, कोई भी देश हो, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लिटरेसी कम है इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा होता है। अरे अभी एक फिगर आई थी, अमेरिका के अंदर गोल्ड का पूरा फ्रॉड होता था। उनको फोन किया जाता था कि आपके यहाँ पे ये, और एक भी देश बचा नहीं है। बरसों पहले नाइजीरियन मेल का उनका आया था। मैंने भी शुरू में जब मेल शुरू हुए थे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, उस वक्त आते थे कि ये जैसे कि आप मेरे दोस्त है तो आपके नाम से आएगा कि हाय देवांग, दिस इज मुकेश, और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरा फोन बंद है, तो मुझे प्लीज मेरे अकाउंट में इतना ट्रांसफर करो ना। वो पहले एक चलता था। अब वो धीरे धीरे सब न्यूज चैनल ने दिखाया तो वो कम हो गया। उन्होंने नई मॉडस ऑपरेंडी ढूंढ ली। आते आते यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट पे आ गया। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि ये दिखाने से लोग जागरूक हुए। दोनों साइड है। देखो आपको कौन सी साइड देखनी है। इफ यू वांट टू दिस साइड तो दिस साइड भी है,
अगर आपको ये साइड देखनी है तो ये साइड भी है। सो अगर दिखाना भी नहीं है, फ्रॉड होता है, तो क्या नहीं दिखाए? क्या मीडिया नहीं दिखाए? ये बताए नहीं कि ये कैसे हुआ, तो बताएंगे देखो ये नहीं बताया। मीडिया का पहला धर्म है कि उसको दिखाना ही चाहिए। अब उसका रिफ्लेक्शन क्या आता है? आप सुसाइड की बात करते हो ना, सुसाइड के इतने केसेस आते हैं। एक बात ये भी आती है कि सुसाइड के न्यूज क्यों दिखाते हो? अरे सुसाइड के न्यूज दिखाने की वजह से ही आज गवर्नमेंट को पता चला कि नंबर ऑफ सुसाइडल केसेस बढ़े हैं। दैट्स व्हाई थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला। आप देखो कि हर एक स्कूल के अंदर आने वाले दिनों में, पक्का मुझे भरोसा ये दिन आने वाला है, लिख के रखो, जिस तरह से ये बढ़ा है, लोगों के स्ट्रेस बढ़े, आने वाले दिनों में एक एक घर के अंदर, एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट। डिप्रेशन का अच्छा WHO का एक रिपोर्ट अभी आया है, जी, इन्होंने ये कहा है कि आज के सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज माध्यम के थ्रू जो युवा जनरेशन है वो 60% मेंटल डिस्टर्ब है और होना ही है। देखो यू कैन नॉट, मैं केवल एकमात्र मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें प्रिंट मीडिया भी आता है, सब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात करता हूँ। अगर आप ऐसा कहोगे तो क्राइम पेट्रोल बंद कर देना चाहिए। अब सोनी उसी पे तो चलता है, अब सोनी कभी भी चालू तो क्राइम पेट्रोल ही चालू मिलेगा आपको। इट इज नॉट लाइक दैट। वो सोसाइटी में जो हो रहा है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम कहेंगे कि ये यहाँ आता है इसलिए सोसाइटी में हो रहा है रिफ्लेक्ट, नो, इट इज बोथ साइड, इट इज बोथ साइड। हमें का दर्पण भी तो कहा जाता है मीडिया को, लोक तो न्यूज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इसकी क्या सत्यता इससे समाज पे क्या इफेक्ट? सर मुकेश जी तो फिल्म एक काम करिए, फिल्मों में से विलन हटा दीजिए। विलन आते हैं, वो रेप करते हैं, बैंक लूटते हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि वो तो वहां से निकाल दीजिए। नहीं होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए गवर्नमेंट को कि एक भी फिल्म विलन वाली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विलन तो बहुत गंदगी फैलाता है, बंद करा दीजिए। मीडिया के ऊपर ऐसे हम देखते हैं कि 18 के अबाउ की एडल्ट फिल्में हैं, वो है। आजकल तो सब कुछ ओपन है। अरे सर आजकल ओपन थोड़ी है। मैं अपने जमाने की बात करूं, अपने जमाने की बात करूं, कुर्बानी फिल्म आई थी, आई वॉज अंडर एज और वो एडल्ट फिल्म थी, तो भी मैं गया था कुर्बानी। वो पहचान वाले थे हमारे, वो थिएटर वाले, टिकट वाले, तो मैंने बोला यार मेरे को देखनी है फिल्म, बहुत हिट हुई थी। फिर भी मैं वापस, तो ये मैं बात आपकी समझ के मैं फिर वापस, हर जनरेशन में ये होता है। मैं हाँ, तो जनरेशन की बात कही, 1947 का मीडिया, 1965 का मीडिया, 1980 का मीडिया, 2000 का मीडिया और 2026 का मीडिया में कुछ भी अंतर आपको दिख रहा है? यस, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैं मीडिया की मैच्योरिटी जो है ना, इट इज इंक्रीज्ड डे बाय डे इंक्रीज्ड। आप देखो वंस अपॉन अ टाइम थोड़ा ये भी था कि एक, और मैं बताऊं ना कि आज की मीडिया कंपैरेटिवली बोल्ड है, जो आपको दिख रहा है ना, ये आप इसी वजह से बोल रहे हो। तो गोदी मीडिया किसको कहते हैं? गोदी मीडिया जिसको, अब गोदी मीडिया, ये भी सवाल आएगा। हाँ, तो गोदी मीडिया एक टर्म बन गई है, जैसे अंधभक्त टर्म बन गया है। तो हर एक एरा में इस तरह से एक टर्मिनोलॉजी आती है, नए वर्ड्स आते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से गोदी मीडिया ये एरा की टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं दिखा, मतलब प्रेशर कितना आ गया है मुकेश जी, देखो कि अगर क्या मेरे मीडिया हाउस को, मेरा न्यूज़पेपर है या मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है या तो मेरी न्यूज चैनल है, उसको अगर गोदी मीडिया का स्टिकर नहीं लगाना है, स्टैंप नहीं लगाना है, तो मैं बार बार हर एक शो के अंदर मैं बुराई सरकार की करता रहूं। तो बोला हाँ, थोड़ा भी, जैसे आपने बोला ना, अगर थोड़ा भी मैंने पूरे न्यूज़पेपर में एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव न्यूज डाल दिए, तो आप जैसे लोग बोलेंगे नेगेटिविटी दिखाती है, नेगेटिविटी दिखाती है। प्रमाण के साथ देना चाहता हूँ, मैं प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ। अभी कुछ आंदोलन हुआ, मीडिया ने शुरू में उसको बहुत दबाने का प्रयत्न किया, नहीं उठाया उस प्रश्न को। जब
वहाँ वांगचुक की एंट्री हुई और जिस तरह से वहाँ प्रभाव बढ़ा, फिर उसके बाद मीडिया का प्रेशर बना, सरकार ने भी बहुत प्रयत्न किए थे। ऐसा कैसा माहौल हमें नेपाल में भी हुआ था, क्योंकि नेपाल में कोई पार्टी आंदोलन नहीं देखो ये कर रही थी, कॉकरोच लेकिन नेपाल ने भी मीडिया को बैन कर दिया, सोशल मीडिया को बैन कर दिया, उनके न्यूज भी बैन कर दिया। सरकार का प्रभाव रहता है देखो। नहीं, आपने जो बताया ना, पहले उसकी बात करूं। कॉकरोच जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ ना, तो पहली बात तो क्या था कि आप देखो, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा ये प्रोटेस्ट हुआ ना, उसको मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में बहुत इसकी एनालिसिस भी होगी, बहुत रिसर्च होगा इसके ऊपर, आई एम डैम श्योर, क्योंकि एक भी जाना माना चेहरा नहीं। अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी भी कोई भी मीडिया हाउस होता है, उसे जब कोई नॉन फेस मिलता है, जैसे आप सोचो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो बिकॉज ऑफ अन्ना's फेस ऑल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। व्हाट हैपेंड, आप ही ने बताया कि शुरू में नहीं दिया, लेकिन जब वांगचुक आए तो दिया। क्यों? क्योंकि कौन जाता था अभिजीत दीपके को? नो वन नोज। सडनली कोई बंदा अब्रोड से आके यहाँ आके अगर कोई शुरू कर ले, मिलियन ऑफ उसके फॉलो, नहीं मैं रिजल्ट वो भी मीडिया में आ चुका था। अरे सर एक बात समझो कि मिलियन ऑफ फॉलोअर्स तो पूजा ढिंचक के भी थे। सोशल मीडिया में पूजा ढिंचक एक आई थी, क्या बेसुरा गाती थी, तो पूजा ढिंचक के भी मिलियन फॉलोअर्स थे। तो सोशल मीडिया में किसी के मिलियन फॉलोअर्स होने से कभी कोई उनकी आइडियोलॉजी वो एस्टैब्लिश नहीं होती। और मतलब आप समझो कि उस टाइम उसने, पूजा ढिंचक ने सब लोगों को बीट कर दिया था। हमारे यहाँ खजूर भाई चलते हैं गुजराती में, तो क्या आप खजूर भाई को कंपेयर करेंगे कादर खान के साथ? क्या आप खजूर भाई को कंपेयर करेंगे पी खरसानी के साथ? क्या आप खजूर भाई को कंपेयर करेंगे रमेश मेहता? नो 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 नो, उनके फैन फॉलोइंग है, लेकिन आप उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते। सो कॉकरोच में मिलियंस इनके जो सब्सक्राइबर्स मिले, फाइन, लेकिन नॉन फेस नहीं था। सेकंड थिंग, उनके जो इश्यूज थे, उनके जो मुद्दे थे, वो अभी भी वो लेवल के अभी लग नहीं रहे थे कि ये शायद मैच्योरिटी वाला है कि नहीं है, क्या होना है। अगर सीधा मीडिया कूद पड़ती तो कहते देखो कि ये मीडिया ने तो कुछ देखे बिना सपोर्ट कर दिया। तो थोड़ा सब्र किया, मुझे ये लगता है, मैं भी आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि मीडिया ने सब्र किया था कि लेट्स सी, हम थोड़ा तरह से तो सही उनको। फिर जब आपने बताया कि सोनम वांगचुक की एंट्री हुई, फिर जाके धीरे धीरे इट हैज पिक्ड अप, और पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट जिस तरह से जुड़ते गए, अलग अलग शहरों में होता गया, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐड होती गई, फिर उसको जी सब्जेक्ट पे मैं आना चाहता हूँ कि मैं वहां तक आके ही रुकना था कि मीडिया की भूमिका, हम चाहते हैं कि मीडिया की भूमिका एक रचनात्मक हो, सकारात्मक हो। हाँ, जरूर दिखाना चाहिए, इंफॉर्मेटिव दिखाना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस हो, हम ये चाहते हैं। आप तज्ञ हैं इस सब्जेक्ट में, इस विषय के अंदर आपने बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है, और आप यह समाज का जो अभी चित्र दिख रहा है, जिस तरह से सोशल व्यवस्था के चलते क्राइम रेशियो, मर्डर, खून, बलात्कार, हत्याएं, चीटिंग्स, और हर व्यक्ति आज बिजनेस भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं छुपा के टैक्सेशन सेविंग करने में, ये एक ऐसी मानसिकता डेवलप हो चुकी है। तो ये कहाँ से आती है, उसका एक जो रोड मैप था, वहां मैं सीधा मीडिया से कंसर्न कर रहा था, लेकिन अब मैं आना चाहता हूँ जैन जी पर। वाह, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मुझे अभी पिछले कुछ ज्यादा नहीं, हम 6 महीने से 12 महीने के बीच में ही ये जैन जी वर्ष एक प्रकार से जैसे बगान में एक अचानक फूल खिल जाता है, इस तरह से अपने भारत देश में ये जैन जी की चर्चा माना ऐसा जाता है कि 1997 से 2012 तक जो जनरेशन पैदा होती है उसको जैन जी बोलते हैं, और 2012 के बाद जो जनरेशन पैदा हुई उसको अल्फा बोलते हैं, और 1997 से जो पहले थी जनरेशन उसको मिलेनियम जनरेशन बोलते हैं। मैं ये देखा है, इस प्रकार की जनरेशन का आज हम कुछ डेप्थ में चिंतन और मंथन दोनों, कुछ
क्रिएटिविटी भी दिखती है, लेकिन कुछ नकारात्मकता भी दिखती है। कुछ ऐसे रिसर्च भी बताने लगे हैं कि ये आज की जो जेन जी की पीढ़ी है वो अमेरिका की 60 और 70 की दशक की वो पीढ़ी आज पीढ़ी यहाँ पे दिख रही है। तो 60 और 70 के दशक में अमेरिका के अंदर जो जॉइंट फैमिली वाला था वो वहां से ब्रेकअप हुआ, वो अलग दिशा में रिसर्च के लड़के उस तरह से विषय में अलग हुए और नया विषय। हमारी पीढ़ी में क्या था कि हम लोग जब पढ़ते थे क्या बोलना है आपको, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, फलाना टिकड़ा, बस 2 4 5 ऐसे ही वर्ड्स होते थे। आज की पीढ़ी के अंदर जो नए नए सब्जेक्ट आ गए, उन लोगों ने नई नई क्रिएटिविटी बनाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की जनरेशन में धैर्य नहीं, धीरज नहीं। आंदोलन एक क्रिएटिविटी था, लेकिन उसमें नकारात्मकता भी थी। हम संविधान का जो संयम रखना चाहिए, एक प्रधानमंत्री लेवल के लिए जो संयम रखना चाहिए, वो हमें नहीं दिखा। और ये जनरेशन शायद आने वाले 2029 के चुनाव में 65 से 68% ये जनरेशन होने वाली है। सरकार को ये समझ में आ गया, चिंता और चिंतन दोनों शुरू कर दिया। एक इस्तीफे से ये जैन जी को खुश करने का प्रयत्न किया है या इसके पीछे राजनीति है, ये जनता जान चुकी है। लेकिन ये जनरेशन की जो दिशा है, दशा है और इनकी क्या सोच है, इसके बारे में आप डिटेल। देखो, मुझे लगता है ये जो आपने बताया ना कि ये जनरेशन बहुत फास्ट है, आने वाले दिनों में ये होगा। अभी जो उन्होंने अपना परचम दिखा दिया, मेरे हिसाब से हर एक दौर में 3 जनरेशन रहती है, राइट? हर एक दौर में 3 जनरेशन होती है। एक होती है बाल, युवा और प्रौढ़। 3 जनरेशन हर एक दौर में रही है। 1990 में भी थी, 1950 में भी थी और आने वाले सालों में भी रहेगी। अब ये 3 जनरेशन जो होती है ना, उस 3 जनरेशन को हर वक्त अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इस वक्त मेरे हिसाब से ये 3 जनरेशन के मैंने 3 नाम दिए हैं। अभी की जो आप जेनजी बोल रहे हो, वो डिजिटल नेटिव जनरेशन है। डिजिटल नेटिव यानी वो नेटिव है जो डिजिटल में ही पैदा हुआ है। मोबाइल से। दिस इज डिजिटल नेटिव। ओके, जो हम वाली जनरेशन है वो है डिजिटल माइग्रेटेड जनरेशन है हमारी। यानी हम जानते नहीं थे, लेकिन हम धीरे धीरे माइग्रेट हुए डिजिटल की ओर। हमें पता नहीं था। हम याद है, हम भी लेटर लिखते थे, फिर धीरे धीरे हम एसएमएस पे आए, पेजर पे आए, फिर जाके हम डिजिटल मोबाइल पे आए। सो डिजिटल नेटिव आज की जनरेशन। उससे पहले वाली जनरेशन जो है वो है डिजिटल माइग्रेटेड, और जो हमारे पापा या तो हमसे बड़ी उम्र वाले हैं वो है डिजिटल रेफ्यूजी। क्या बात, क्या बात। वो है डिजिटल रेफ्यूजी। अब ये जो फर्क देखो आप, अब कोई देश के तौर से भी देखो, कोई एक देश है जो नेटिव उसी का देश है। ओके, अमेरिका की बात करें ना, अब अमेरिका में जब भी अमेरिका वाले जो है रेगुलर, तो अमेरिका के नेटिव है। अब वहां जब हमारे कोई बाहर की देश से जब अमेरिका हम जाते हैं तो हम माइग्रेटेड होते हैं, क्या हालत होती है? नहीं, मतलब वो नेटिव है जो है वो एक्सेप्ट इतना नहीं करेंगे, राइट? अच्छा, जो माइग्रेटेड आया है बंदा, वो भी उसके साथ घुलने मिलने में टाइम लगेगा। बहुत सारे रील्स, कॉमेडी रील्स भी मार्केट आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, ठीक है? लैंग्वेज का इश्यू आएगा, कल्चर का इश्यू आएगा, ये सब आएगा। एटमॉस्फेयर, नेचर, सब सारा इफेक्ट करेगा। सेम हो रहा है अभी इस जनरेशन के साथ। अब समझो, ये इतनी फास्ट जनरेशन, इतनी इंटेलेक्चुअल जनरेशन है। इंटेलेक्चुअल में अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, लेकिन मोर इंफॉर्मेटिव ये जनरेशन है। तो इंफॉर्मेटिव और इंटेलेक्चुअल में बहुत फर्क। मैं वहीं पे आ रहा हूं। अब इनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है,
उस इंफॉर्मेशन की वजह से दो जनरेशन के बीच में बहस होती है। आपने कुछ बोल दिया, तुरंत ही उनके पास जितने भी संसाधन है उनसे तुरंत ही कंफर्म करके आपको ऑथेंटिक बता देंगे कि यू आर रॉन्ग, डैडी यू आर रॉन्ग, मम्मी यू आर रॉन्ग, भैया यू आर रॉन्ग। सर को बोल देंगे, टीचर को, सर आप रॉन्ग है। ऑफिस में जाएंगे, उनकी इमीडिएट बॉस को बोलेंगे, सर आप रॉन्ग है। तो ये जो फ्रीडम वाला टॉन जो उनका आया है, वो आया है इंफॉर्मेशन। उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी है, लेकिन मैं एक ऐड करना चाहूंगा, ये जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन नॉलेज कम है। यहां पे बस ये है ना, एक पतली लाइन है, वो ज्ञान की बात और इंफॉर्मेशन, माहिती की बात, ये फर्क है। ये जनरेशन की जितनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप करना चाहो ना, मैक्सिमम कर सकते हो। सवाल ये है कि किस तरह से करना है। इसी को क्रिटिसाइज करते 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 रहोगे तो एक नेगेटिविटी इतनी अंदर आ जाएगी उनकी, ये लोग पत्थर लेके किधर भी आ जाएंगे। आपके परिवार में होंगे तो आपके खिलाफ होके, आपके डिसीजन के खिलाफ होके आपके लगाएंगे। बहुत जल्दी उकसाया जा सकता है। हाँ, बहुत अराजक, बहुत सेंसिटिव है। हाँ, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ना, वही देखना है। अब यहाँ पे ही बात आती है। अदरवाइज आप देखो ना, ये पूरा जो कॉकरोच वाला आंदोलन हुआ, राइट, कॉकरोच पार्टी का, आप सोचो 2014 से नरेंद्र भाई मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सब पॉलिटिकल पार्टीज थक गए थे। किसान आंदोलन में किसान थक गए थे, हिले नहीं थे नरेंद्र भाई। शाहीन बाग, नरेंद्र भाई हिले नहीं थे। हिंदुस्तान में कोई जगह पे कोई भी आंदोलन हो, नरेंद्र भाई कभी हिले नहीं थे। लेकिन यहां पे एक स्मेल आई और बहुत सही डिसीजन लिया। अदरवाइज एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, उनको स्टेप बैक करवाना, वो नरेंद्र भाई की फितरत नहीं है। अपनी कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर को स्टेप बैक, लेकिन बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टेप लिया है उन्होंने। अब उसे प्रेशर में कहो, फ्यूचर में आने वाले दिनों में क्या इससे मतलब और कोई रिजल्ट आ सकते थे, उसको ध्यान में रखते हुए लिया, लेकिन निर्णय लिया और सही मौके पे ले लिया। आज देखो धीरे धीरे खटाक देके डाउन हो गया। भागवत जी भी संवाद लेके आ गए, मतलब एक पूरा माहौल बना दिया। और इस जनरेशन का अगर इस्तेमाल करना है, एनवायरमेंट में करो, इस्तेमाल करना है इनोवेशन में करो, श्रम यज्ञ में करना है, श्रम यज्ञ में करो। गांधी, मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे थे, हमको अगर स्कूटर और बाइक लेना था तो 2-3-4 साल तक इंतजार करना पड़ता था। हमको अच्छी होटल में खाना खाने जाना था तो महीनों महीने इंतजार करना था। हम कोई फिल्म आने वाली है तो 2-3 महीने भी इंतजार करते थे। आज की पीढ़ी, ये जैन जी इंतजार नहीं करती, एक क्लिक के अंदर। और क्यों करे, क्लिक के अंदर, अरे क्यों करे मुझे बताओ। के अंदर सब कुछ मैं अभी मैं वही कह रहा हूँ, उनके पास है अवेलेबल। उनके पेरेंट्स, अभी हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में अभी जेन जी जो है परिवार के पेरेंट्स से, ओके ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग द फ्रीडम। आप कभी निकलते थे, कभी दे रहा है, कितनी थप्पड़ पड़ी होगी आपको, मुझे भी पड़ी है। यहाँ पे नहीं है, बोले पापा इट्स माय टाइम, ओके डोंट कॉल मी अप, मुझे फोन मत करिएगा, ऐसा बोल के भी जाते जेन जी। मतलब थैंक्स टू ऑल पेरेंट्स कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने थप्पड़ खाई थी। और आज थप्पड़ मारने की तो बात है ही नहीं, बोले सामने से बच्चा ही बोल के जाता है, पापा इट्स माय टाइम, फ्रेंड्स टाइम है हमारा, प्लीज कॉल मत करिएगा। तो ये जो मैं बोला ना कि माइग्रेटेड, ये जनरेशन नेटिव के साथ सेट होने की कोशिश कर रही है, टाइम लगेगा। बट जैन जी तक बात सही है आपकी। अल्फा की टीम, यानी कि 8वें 10वें में स्कूल में अभी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बस की व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल का प्रॉब्लम है बिल्डिंग में, अब वो भी आंदोलन में। ऐसे 8 से 10 घटनाएं मैंने न्यूज अखबार में पढ़ी है, मैंने देखा। तो छोटे छोटे बच्चे भी अब वो अपनी बात, आवाज एक आंदोलन के रूप में। अब हम जो सीखे थे, कहाँ से सीखे थे, हमारे बड़ों से।
है ना? तो हर जनरेशन उनके पहले वाली जनरेशन से सीखेगी और उससे बेहतर बनेगी। ओके, सो जेनजी के बाद वो है, तो अल्फा सीखी कहाँ से? जेनजी से। तो जेनजी से 2 कदम आगे आएगी वो। जी, ऐसा देखा गया अभी 2016 से लेके 2023 तक में 5100 आंदोलन के लिए परमिशन मांगी गई दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर के और दिल्ली के अन्य इलाके में। ज्यादातर जो परमिशन थी उसको खारिज कर दिया गया और कुछ आंदोलन हुए, लेकिन वो आंदोलन न तो अखबार में आ पाया, न टेलीमीडिया में आ पाया, न राजनीतिक प्रभाव बना पाया। लेकिन इतिहास गवाह है कि अन्ना हजारे के आंदोलन ने एक नया लीडर दिया। यस, दिल्ली की राजनीति को परिवर्तन करने का साहस किया और वो परिवर्तन की इफेक्ट आज पंजाब में भी उनकी सरकार बन चुकी है। जो जो जुनून पैदा होता है एक आंदोलन से, वो काफी लंबे समय के बाद, वैसे इससे पहले वांगचुक जी ने काफी उपवास किए थे लेकिन उनका इफेक्ट नहीं दिखा, उनके ऊपर एक्शन भी नहीं हुए। ऐसे झारखंड में भी हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हर जगह पे ये आंदोलन हो रहे हैं। शायद ऐसे झारखंड के आंदोलन को दबा भी दिया गया है। लेकिन इतने बड़े आंदोलन में से जब पब्लिक और युवा एक साथ जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारी सिस्टम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तब जाके एक आवाज एक सुर में बदल रही है और सरकार को भी इसके लिए नजर करके देखना पड़ता है कि कुछ तो हमारे में बदलाव। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो, गड़बड़ है, इससे ज्यादा मैं एक वर्ड ये करूंगा कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउन, या तो क्वेश्चंस बढ़े। गड़बड़ सीधा हम प्रूव ना कर दे, लीगल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बताऊं तो लोगों के क्वेश्चंस बढ़े। अभी जो क्वेश्चंस बढ़े हैं ना, तो पहली बात तो समझ लो कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। राइट विंग की प्योर, जो अपने आप को नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल फ्लेज में आ गई। अब जब भी कोई सरकार नहीं आती है तो बट ऑब्वियस है कि वो सरकार से साथ जुड़े हुए या तो उनके जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है, वो अपनी योजनाएं लागू करने की कोशिश करेंगे। फर्क क्या हुआ है कि आइडियोलॉजिकल चेंज हुआ है। क्वेश्चंस आइडियोलॉजिकल चेंज की वजह से आया है। अब कांग्रेस की खुद की एक रणनीति अलग थी, दूसरा उनका उनके साथ जो सपोर्ट के साथ वो सरकार भी उन्होंने गठबंधन की बनाई थी। बेसिक आइडियोलॉजी में जब चेंज आया, उस चेंज की वजह से भारतीय जनता पार्टी की 2014 की गवर्नमेंट ने बहुत कम समय में इतने सारे चेंजेस करने की कोशिश, और सही में किया भी सही। आप देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 से, उनकी जो 3 मुद्दे थे, राम मंदिर, समान सिविल कोड और 370। अब सोचो कि एक सरकार सीधा आके पहले ही अपनी टर्म के अंदर खटाखट इतना प्लान करे। और मैं प्रेज नहीं करना चाहता किसी गवर्नमेंट को या स्पेसिफिक क्रिटिसाइज भी नहीं कर, लेकिन एरियल व्यू से एज अ मीडिया पर्सन मुझे जो दिख रहा है, तो ये गवर्नमेंट की 2014 में जो गवर्नमेंट आई, उसकी स्पीड जरा देखो खाली। मुझे लगता है कि हमारी इस उम्र में हमने बहुत सारी, वीपी सिंह सरकार भी देखी, चंद्रशेखर की भी तो कुछ दिनों के लिए देखी, गुजराल वाली कुछ दिनों के लिए की, टीवी नरसिम्हा राव की भी हमने सरकार देखी जो समझती, वाजपेयी जी की भी देखी हमने। लेकिन ये गवर्नमेंट की जो स्पीड है ना, और जो गवर्नमेंट बोलती है, डोंट टेक माय वर्ड एज अ, जो गवर्नमेंट बोलती है वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं,
स्पीड और स्केल। टेक्नोलॉजी की भी मेहरबानी है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कौन ना बोल रहा था किसी को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को? सबके पास ओपन था, हर एक दौर में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई थी, तो यहीं पे क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हो ना कि इतने सवाल आए, या अब ये स्पीड बढ़ी है ना, ये स्पीड बढ़ेगी, स्केल बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से आप 100 काम करिएगा, आप 500 एपिसोड करिएगा, आप में सवाल आएंगे। आप रोज न्यूज़पेपर निकालो, आप में सवाल आएंगे कि आप इसकी फेवर कर, आप रोज न्यूज़पेपर निकालो तो आपके सवाल आएंगे कि आप नेगेटिव दिखाओगे, कोई बोलेगा पॉजिटिव, सवाल आएंगे। कंटिन्यू करना और स्पीड में करना, तो मेरे हिसाब से सवाल आ रहे। हाँ, 2-4-5 डिसीजन भी ऐसे ही इस सरकार के, इस गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से क्वेश्चन भी आ रहे, ये क्या कहीं अपीसमेंट के अगेंस्ट में है? तो लेकिन आइडियोलॉजी की वॉर है, ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। भारतीय जनता पार्टी खुद की आइडियोलॉजी जो उनकी है, उनको कायदे के दायरे में रह के उनको एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश हो रही है। अब योगी जी क्रिटिसाइज हो रहे हैं, लेकिन उनका जो फंडा है, या तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो सत्ता स्थान पे बैठ के, मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठ के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के उनकी आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश कराना, ये कोशिश है मेरे हिसाब से। उसमें ये 19-20 वाला थोड़ा उनके ऊपर एलिगेशन या तो चर्चा, ये सब होता रहता है। यस, यू आर राइट। देवांग जी, मैं वापिस उसी जैन जी सीएनजी का जो सीजेपी का जो आंदोलन था, उन्होंने जो कॉकरोच नाम रखा, ये तो स्पष्ट है कि एक चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट के तहत एक मजाक में सोशल मीडिया पे चल पड़ा और भीड़ चल पड़ी और एक आंदोलन शुरू हो गया। भविष्य में कुछ आप ऐसा देख रहे हैं क्या? नकारा तो नहीं जा सकता। मैं अम्बालाल पटेल नहीं हूं तो वो वाली तो मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, लेकिन भविष्य में ये आंदोलन हुआ। देखो, डेमोक्रेसी है ना मुकेश जी, उस डेमोक्रेसी में उसका बहुत ही ब्यूटीफुल अगर कोई पार्ट है ना, तो वो है ऑपोजिशन। आज आपको फ्रीडम मिलती है, कोई भी चीज। तो लग रहा है कि ऑपोजिशन आउट ऑफ कंट्रोल। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ही अपोज करना है, विरोध करना। कहाँ मिलता है? जाइए कहीं आप, इतने अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप कंट्री कहने वाले कंट्रीज में जाइए आप, यू विल नॉट फाइंड इट आउट। तो ये जो विरोध करने का मौका मिल रहा है, ये वी आर लकी कि वी आर सिटीजन ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रेट कंट्री। इतने महान देश के हम नागरिक है, तो ये विरोध होना तो स्वाभाविक है। विरोध होता था, होता है, आने वाले दिनों में भी विरोध होना ही है, क्योंकि कभी भी कोई भी एक डिसीजन होगा वो कभी सर्व स्वीकृत होता ही नहीं है। चाहे घर में रहने वाले 4 लोगों के लिए अगर कोई नियम बनाया जाए, या हमारी सोसाइटी में जहां रहते हम, जो हमारा घर है वहां पे 400 लोग रहते, वहां पे भी कोई डिसीजन हो, वो 400 लोगों को स्वीकृत नहीं हो सकता है, या तो 140 करोड़ के देश में रहने वाले लोगों को स्वीकृत हो सकता है। ये सीजेपी के आंदोलन में मुझे ये लगता है कि युवाओं का ईगो को सेटिस्फेक्शन मिला। क्यों? एक इस्तीफा मिल गया। हाँ, सेटिस्फाइड। क्या सिस्टम बदली? क्या सिस्टम में इमीडिएट परिवर्तन हुआ? हाँ, क्या सिस्टम में परिवर्तन? यही सवाल है ना, यही सवाल है कि एक मिनिस्टर, देखो एक बात होता है कि एक कल्चर होता है, हर एक कंट्री का कल्चर होता है, और हर एक एरा का कल्चर आता है। तो कंट्री के कल्चर के बारे में बताऊं तो जापान में कल्चर है, एक छोटा सा भी दाग अगर कोई पॉलिटिशियन पे लग गया, एक छोटी सी भी उनके खिलाफ नेगेटिव कोई स्टोरी, बिल्कुल पॉइंटेड कोई स्टोरी अगर कोई न्यूज़पेपर, कोई मीडिया में आई, इमीडिएट वहां अब वो रिजाइन ले लेता है। सिंगापुर में सेम कल्चर है। तो ये होगा कंट्री का कल्चर। अभी यहाँ पे जो कल्चर है हमारा,
उस कल्चर के अंदर भी टाइम एरा का, उस एरा में कल्चर था। शास्त्री जी पे जब ट्रेन एक्सीडेंट का हुआ, रेल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था। एरा बदला है, वो नैतिकता थी। वही बता रहा हूँ कि एक मोरल उनको लगता था कि ये मोरल ग्राउंड पे मुझे रेजिग्नेशन देना है। तो उस वक्त भी हम बात कर सकते थे कि शास्त्री जी ने रिजाइन देने से, एक रेल मिनिस्टर के रिजाइन देने से क्या रेल की सेवाएं ठीक हो जाएगी? ऐसे देखा जाए तो हम कहेंगे कि ना। अगर कोई एक बंदा, अगर मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर पॉलिसी बनाता है, इंप्लीमेंट नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स है बाकी लोग करते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से एजुकेशन सिस्टम पूरा बदले, ये नहीं होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि एक रेजिग्नेशन की बात, और वो भी एक गवर्नमेंट में जो 14 से अभी तक कभी भी उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया, अगर वो सरकार में अगर किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होता है तो पक्का पॉलिसी बदलने का वक्त आ गया है। तो पेपर लीक नहीं होंगे अभी आने वाले समय में? क्या आप भरोसा, ऐसा आपको क्या लगता है? फिर से एक बार, मैं अंबालाल पटेल नहीं हूँ। दूसरी मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जो आंदोलन से तो हमें जैन जी की नेचर, प्रकृति समझ में आ गया, लेकिन आज की ये जो जनरेशन है ना, ये डिसीजन भी इमीडिएट चेंज करती है, जगह जगह पे जाके 6-6 महीना नौकरी करती है। मैंने एक युवा को पूछा कि कितना टाइम हुआ, 6 महीना हुआ, सब इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं बोलागा 6 महीना, ऐसा नहीं बोलागा, ऐसा बोलागा 6 महीना हो गया सर। इम्पैक्ट हाँ, नहीं आ रहा 6 महीना है। उनको बहुत ज्यादा लग रहा है। बोले दूसरा, मैंने उसको बोला भैया तो जगह जगह पे खड्डा खोदेगा, बारिश आएगी तू ही गिरेगा। कम से कम एक जगह तो खड्डा खोद। हमारे बुजुर्ग ये कह के गए, वहां से पानी भी निकलेगा। तो खड्डा खोद 10-20 साल, लाइफ टाइम पानी मिलेगा। तो वो क्या कहता है पता है कि हम जो पढ़ के निकले, जो टेक्नोलॉजी सीख के निकले, अभी 6 महीने में तो वो पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो। बिल्कुल सही है। आज हमारे ऑफिस में हम कोई बंदे को अपॉइंट करते हैं तो भैया तू क्या आता है, बोला मुझे टैली आता है। तो टैली प्राइम आता है ना, मैंने तो टैली सीखा था। बोले प्राइम में क्या है वो मुझे पता नहीं। तो ये इतना रिजिड इस जनरेशन में। हाँ, क्रिएटिव है, मोबाइल की क्रिएटिविटी देखो। मैंने ऐसा पहली बार आंदोलन देखा जिसमें जो पिक्चर बनाते थे, पोस्ट बनाते थे, डांस, शेर, शायरिया, जो कमेंट्स, जो क्रिएटिविटी थी इंटरनेट पे, बहुत जबरदस्त थी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों होती है, लेकिन मुझे उसमें वो चीज मिली जो अब तक के आंदोलन में क्या था, वो हड़ताल पे बैठ गए, जय श्री राम, जय राम, राजा राम, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो ये इतना बड़ा जो परिवर्तन आया है। हाँ। और आने वाले समय थर्ड इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं, जब अचानक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। भारत और चाइना दोनों एक साथ आजाद हुए। जब भारत आजाद हुआ था तब चाइना की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डाउन थी, पुअर कंट्री कहा जाता था। जब दोनों एक साथ आजाद हुए, आज हम 2026 में हैं, 80 साल है। अब चाइना कहाँ आगे चला गया और भारत कहाँ पे है? वी आर सेटिस्फाइड, हमारा डेवलपमेंट है। भारतीय एक अलग सनातन संस्कृति, अलग सोच, नैतिकता में, शांति में, वो सब में बिलीव करता है, चलो ठीक है। लेकिन जहां बात विकास की आती है, आज की जनरेशन जहां 6 महीने 12 महीने टिक नहीं पाती है, नई टेक्नोलॉजी इमीडिएट इफेक्ट करती है। जी, मुझे भी नहीं आता, कई बार मैं मेरे बच्चे को पूछना पड़ता है कि भैया ये करके दो ना, तब उनका चेहरा देखने लायक होता है। अब तुमने ना आवड़े, आपको नहीं आता, हम कर लेंगे। यानी ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है जनरेशन के अंदर, तो मुझे यहाँ पे रोजगारी में प्रॉब्लम दिख रहा है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम दिख रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ मैं वापिस अभी आना चाहता हूँ सरकार की सिस्टम, व्यवस्था, प्रणाली,
के उसके ऊपर, क्योंकि मैंने इसी जनरेशन को आगे, क्या हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे? जब दो साल 2 महीना 4 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आज हम डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं जहां पे करोड़ों करोड़ों लीटर पानी व्यर्थ हो रहा है, नुकसान हो रहा है इतना सारा, फिर भी हम 2047 के लिए आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी विजन को भी सैल्यूट करता हूँ, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रवाह परिवर्तन की ओर जा रहा है उसमें मुझे कुछ शंकाएं हैं। आप आने वाले 10 साल में जेन जी, इकोनॉमी और सिस्टम और प्रणाली, ये 4 विषय के अंदर आप क्या नयापन देख रहे हो? आपने जो बताया ना, ये वीकनेस है जेन जी की, लेकिन वीकनेस के साथ मैं उनका प्लस पॉइंट ये बताऊंगा। तो सलमान खान की एक फिल्म थी, उसका डायलॉग था कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं कहता हूँ तो करता ही हूँ। ऐसा ही कुछ डायलॉग है ना, मुझे कुछ बताएगा क्या था डायलॉग? अक्षय कुमार था, क्या डायलॉग था वो? जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, वो डेफिनेटली करता हूँ। अब जेनजी वाला है ना, अब ये फिल्म से इंस्पायर लगती है मुझे, एंड आई एम होपफुल फ्रैंकली स्पीकिंग। पहली बात ये कि आपने बोला कि वो एक टेक्नोलॉजी उसने अगर ली, बोले मैं जो पढ़ के आया वो तुरंत ही बाहर आया जब जॉब के टाइम, तो बदल गई। लेकिन ये ही जनरेशन आने वाले जो भी चेंजेस है ना, उसको अपग्रेडेशन को तुरंत ही वो एक्सेप्ट कर सकती है, सीख सकती है, कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। फर्स्ट मुझे जो होप लग रहा है। दूसरा मुझे ये लग रहा है, आपने जो विकसित भारत के लिए कहा, मैं सेटिस्फाइड हूं। आपने बताया ऐसी जनरेशन होगी, ऐसे बच्चे भी होंगे जो लेजी है, रिजिड है, दे डोंट वांट टू चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, पकड़ के बैठा है, मैं यही करूंगा, ये नहीं बोला था तो ये नहीं करूंगा। लेकिन साथ साथ वर्ल्ड वाइड हमारी जनरेशन जब जाती है, मैं बच्चों को खाली एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस जनरेशन को अगर अचीव करना है तो एजुकेशन के साथ स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ये कर भी रही जनरेशन। जो कर रही है वो बहुत ज्यादा सक्सेस भी हो रही है, और उन्हीं को देख के बाकी लोग भी उसे फॉलो कर रहे हैं। इस जनरेशन में जो पोटेंशियल है, मेरे हिसाब से आज तक, अभी तक की कोई भी जनरेशन में ये पोटेंशियलिटी नहीं थी। दोनों चाहिए, उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी है सब, और उनके पास वो समझ भी है। हमारे पास अवेलेबिलिटी थी लेकिन शायद समझ नहीं थी। बट यही जनरेशन है 20,000 कमाती है और बाप से 50 लाख रुपया शादी में खर्च करवाती है। हाँ, देखो ऐसा तो नहीं था, तो हमारे टाइम बचत खत्म हो गई। हमारे टाइम भी पापा छोटा पगार था तो भी हमारे दादा की वजह से बहुत खर्चा करवाया। वो देखो वो इंडिविजुअल हो गया। ये जनरेशन अपने पांव पे खड़ा रहना चाहती है, खड़ा रह भी सकती है अगर वो चाहे तो। तो ये जो अक्षय वाला डायलॉग है ना, उसी पे मैं आता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ। यानी अभी कहना क्या है ये जरूरी है। यानी जेनजी, मैं सोचता हूं वो तो करता हूं, जो नहीं सोचता हूं डेफिनेटली करता हूं। यानी जेनजी को सोचना क्या है। अगर जेनजी ने सोच लिया कि ये करना है, आई एम डैम श्योर वो करेगा। क्या इसको हम जिद्दीपना कह सकते हैं? तो अच्छी बात है ना। लाइफ में पागल लोग ही तो सक्सेस हुए, जिद्दी है वही तो सक्सेस हुए। जो जिद्दी नहीं थे वो बोले यार मैंने जिद की होती तो अच्छा होता। लेकिन जिद कहाँ करनी है, मैं वही बता रहा हूं ना कि गोल क्या है जेनजी का। गोल कौन सा बनाता है? क्या अपने आप को वीड फूकने वाला बनाएगा तो वो गोल में वही बनेगा। अगर वो बंदा बोलेगा कि मुझे स्पोर्ट्स में बनना है, तो वो देखो आप आज कितने बच्चे हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर निकल के बाहर आ रहे हैं। वैभव को वही बोलेंगे ना आप। ओके,
तो क्या क्या वही जनरेशन नहीं थी, लेकिन फोकस किया था। तो ये जो सोचेगी ना डेफिनेटली करेगी। अब सवाल ये आता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। बात हम जेनजी को क्रिटिसाइज करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक घर में आज एक जेनजी होगा, हर, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जो नहीं जिस बीज का जो गुण होता है हम नहीं कर रहे, लेकिन ओके, तो इन जेनजी को हमें क्या देना है हाथ में? उसको तलवार देनी है, कलम देनी है, वीड वाली सिगरेट देनी है, क्या पकड़ाना है उसके हाथ में? उसको पार्टी कल्चर देना है, उसे फास्ट फूड देना है, उसे खाली रोटला कढ़ी देना है? आप पेरेंट्स, उसके आजू बाजू, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सेंसिटिव टाइम। यू कैन नॉट फोर्स देम, लेकिन धीरे धीरे ढालना पड़ेगा आपको। इसमें एक चीज ऐड करूं, आप देखो आज जितनी भी हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल ग्रुप है, जितने भी, कितने भी, रविशंकर जी को गिन लो, चिन्मय मिशन गिन लो, कोई भी गिनो, मैक्सिमम यूथ आपको दिखते। यहाँ पे आज की कावड़ी यात्रा के अंदर भी 80% यूथ। प्रेमानंद महाराज के वहां आप देखिए फॉलोअर कितने उसके। आप उनके रील्स जो देखते होंगे ना, आप जो भी मानते हो, वो बाकी कोई भी रील देखते हैं, लेकिन उनके रील्स के अंदर बार बार अल्गोरिदम से आने वाली रील्स के अंदर इस्कॉन के भी रील हो सकते हैं, यानी कि ये सब में भी इंटरेस्ट है। अब हम परिवार वाले उसको किस तरह से धीरे 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 डायरेक्शन, क्योंकि छोटा सा पौधा है बॉस। पहले ना छोटे बच्चे को प्यार से हमें संभालना था, अभी जब तक ये 15, 16, 17 का होता है ना, तब तक संभालना है। इट्स सेंसिटिव जनरेशन। पहले छोटे बच्चे तक ही हम संभालते थे सेंसिटिवली, अब इसको यहां तक होता है ना, तब तक सेंसिटिविटी है, क्योंकि वो सवाल करेगा, उसको प्यार से जवाब दो, उसको परिवार से मिलाओ, हमारे मॉरल्स एथिक्स धीरे धीरे लाओ। यही जनरेशन, लिख के रखो बॉस, क्या स्पिरिचुअल जनरेशन है ये। यहीं पे बात जोड़ना चाहता हूँ, पेरेंट्स की चिंता, बीच में आता है इमोशन, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, और स्ट्रेस, क्योंकि उनको काम करना है। तो ये जो चेंज आ रहा है, इट इज टफ, डिफिकल्ट है, और स्ट्रेस, इट इज डिफिकल्ट, हाउ टू हैंडल इट। सी दिस इज केस टू केस, ये केस टू केस आएगा। पहले तो संवाद, और सब का एक ही सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। संवाद बढ़ेगा ना आपकी नेक्स्ट जनरेशन के साथ। 7-7 घंटे मोबाइल पे है, संवाद का तो समय एक तरह से दूर होता जा रहा है। वही तो बता वापस आएगा, 100% आएगा। सब बच्चे भी, हर परिवार ऐसा नहीं कि 7-7 घंटा होता है, एक फिक्स टाइम बना सकते हैं घर पे। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। आप 2 घंटे भी बैठो तो भी आपके साथ बच्चों को थोड़ा फीलिंग्स दे दो यार, लेकिन संवाद बढ़ाना है। संवाद बढ़ेगा मेरे हिसाब से। यही जनरेशन जो कभी नहीं किया ना, वही मिरेकल करके दिखाई। यही जनरेशन ने अगर एजुकेशन मिनिस्टर का अगर रेजिग्नेशन लिया है, तो यही जनरेशन अपने ही परिवार को एक नीचे से ऊपर तक लेके आ सकते। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ उनके जैसा बनना पड़ेगा। अगर वो कोई सॉन्ग सुन रहा है बराबर, तो कोल्ड प्ले का, तो मैं बोर होके बैठूंगा तो नहीं चलूंगा। मैं बोलूंगा कि नहीं, मोहम्मद रफी तुझे सुनना है, मुकेश ही सुनना है, लता मंगेशकर को ही सुनना है, वो नहीं चलेगा। मुझे भी उसके साथ, तो मुझे उसके नजदीक आना है। मैं जब नजदीक आऊंगा ना, तब भी जाके वो जनरेशन मेरे साथ खुलेगी, और जब खुलेगी ना, फिर घोड़े को कभी कंट्रोल करने वाला जो है ना, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस जनरेशन। लेकिन उसके साथ पहले अपनापन बढ़ाना पड़ेगा, चाहे अपना बेटा बेटी क्यों ना हो। पहले जैसे बेटा बेटी नहीं है ये, इसको प्यार से नजदीक आओ, उनको जो पसंद है उनके उनमें घुलो। पहले अपने आप ये इतने घुल जाएंगे ना कि कभी ऐसी जनरेशन आपने देखी नहीं होगी। आर्थिक परिस्थिति के चलते कुछ युवा का कुछ परिवर्तन हो स्वाभाविक है, समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एलन मस्क का। एलन मस्क का लड़का आज बाप से दूर है, बहुत ट्रोल हुआ, जेंडर चेंज कर दिया, और बाप और बेटे के बीच में दुश्मनी हुई। ये स्टोरी यस। एलन मस्क तो बहुत सक्सेसफुल है, तो वहां उस घर में भी अगर ये स्थिति बन सकती है। देखो वहां की आई कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि वहां तो कल्चर ही ऐसा है। यहाँ पे चांसेस कम है कंपेरेटिवली। वहां पे तो कोई भी बच्चा है
14-15 साल के बाद निकल जाता है। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी, यूके के एक गेस्ट मेरे घर पे आए थे, उनकी बेटी वहां पे पढ़ रही है बात में यूनिवर्सिटी में। ओके, अब सोचो, उन्होंने बताया कि उनके साथ पढ़ने वाली 16 इयर्स ओल्ड लड़की, वो प्रेग्नेंट, उसको बच्चा है। मतलब वो, उसके बाप ने 12-13 साल में उसको घर से निकाल दिया था। अकेली रह रही है वहां पे, एजुकेशन मैनेज है, पापा पैसा देता है। 16 साल की लड़की, ओके, जस्ट इमेजिन। तो वो कल्चर की बात तो छोड़ो, वहां पे तो कुछ भी हो सकता है। अभी भी हमारे यहाँ कंपैरेटिवली इतना बिगड़ा नहीं है। हाँ, हमें जनरेशन में दिखता है कि हाथ में सिगरेट है, हाथ में सिगरेट है, ये है, ये दिखता है हमें। लेकिन उसी को अब हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म याद करो, तो उस वक्त भी दम मारो दम, लेकिन बीच में क्या एरा आया था। तो ये है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। लिख के रखो आप, आने वाले 10, ये मेरे वर्ड प्लीज नोट डाउन, 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2036 में यही एपिसोड अगर आप देखोगे, आपको चेंज मिलेगा। ये जनरेशन 10 इयर्स में कितनी बड़ी हो गई होगी। ये जेनजी जो आप अभी 15-17 साल के, आफ्टर 10 ईयर्स से 27 ईयर्स के होंगे, उनके घर में बच्चे होंगे, उनका हस्बैंड होगा, सास होगी, ससुर होंगे, अपने आप धीरे धीरे ढल जाएंगे वो। ये आया अभी तूफान है, तो तूफान है तो नीचे भी आना है। कौटुंबिक प्रथा डिस्टर्ब हो रही है, डिसीजन जो है वो पिता से अलग हो रहे हैं, परिवार से अलग हो रहे हैं, तो कुछ उनके एक्शन है कई मोड पे डेंजरियस भी बन जाते हैं, कहीं इतना स्ट्रेस लेवल होता जा रहा है कि वो सुसाइड की ओर भी बढ़ रहे हैं। और सुसाइड में यह जनरेशन का रेशियो लगातार बढ़ रहा है। इसकी चिंता शासन को भी करनी पड़ेगी। समाज में बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े एजुकेशन, ये सारी चीज में हम देखते हैं। आज मैं जरूर कह सकता हूं कि हमने जो स्कूल में पढ़ा आज हमारे व्यवसाय में, जीवन में काम नहीं आ रहा है। और आज जो हमको व्यवसाय और जीवन में काम आना चाहिए वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। तो अब एजुकेशन सिस्टम में हमें वो मुगल करके गए, ये क्या वो क्या, हमसे क्या लेना देना उससे। आज हमें कल आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तो अवेयर कीजिए। वही मैं बता रहा हूँ ना कि स्किल डेवलपमेंट वाला जो मामला है ये कंपल्सरी। क्योंकि आज की जनरेशन श्रम में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। यस, बिल्कुल सही बात है। वो दिमाग से श्रम में बैठना है, 4 घंटा काम करना है, 4 घंटे में मेरा टाइम पूरा। अरे भाई साहब, मशीन कौन बनाएगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, सारा दिमाग से होगा तो तुम खाओगे क्या, खेती कौन करेगा। तो ये चिंता बढ़ रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चे बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, जरूर एक अभी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। गांव की फैमिली में थोड़ी यूनिटी, सोच, संस्कार है। शहर के अंदर जो पार्टी कल्चर्स के ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, सोशल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अलगाववाद यानी एक अलग सोच, अलग विचार के साथ में दूर होते जा रहे हैं। यहाँ कहीं मुझे चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये चिंता का विषय है। और जो आपने बताया कि पारिवारिक भावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि यही जनरेशन ईएमआई पे चल रही है। हाँ, इमीडिएट लोन लेना है, इमीडिएट लोन ले रही बिना सोचे। 50,000 का फोन चाहिए, हम ईएमआई कर देंगे, गाड़ी लानी है ईएमआई कर देंगे। और जब वो बोझ बढ़ जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। वहां पे एजुकेशन की जरूरत है। आपको नहीं लग रहा? यह बिल्कुल सही बात है। ये समझ कौन देगा? एजुकेशन, संस्कार, परिवार। संस्कार, परिवार। यहाँ पे बात वही बात ही है। जब आप नजदीकी बढ़ाओगे तो अपने आप आपके जो संस्कार है उस बच्चे में डाल सकते हो। बट इसके लिए शासन का भी रोल होना जरूरी है। शासन ही एजुकेशन की व्यवस्था देता है। शासन ही एक ऐसा माहौल देता है, शासन ही माहौल देता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, उसमें भी कई सारे गलतियां हैं। तो अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इम्प्लीमेंट की है, तो उसमें भी बदलाव आने चाहिए। उनको देखो पहले 2-5 साल, अगर लगता है तो
इम्प्रोवाइजेशन तो देखो मुकेश जी, वो करना ही पड़ेगा आपको। ट्रेडिशनल कब तक चलाओगे? आज की जेन जी जनरेशन स्किल ऐड किया है अंदर। 10 साल के बाद में राजनेता बनते हैं, तो क्या राजनीति में परिवर्तन दिख रहा है आपको? 100% कम होगा? देखो नहीं, सोच में पॉलिटिक्स खेलने की जो राजनीति है, रणनीति, युवाओं को मतलब अभी पार्टिसिपेशन उनका धीरे धीरे बढ़ा भी है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो वो यूथ हो, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है उनकी, वो आने वाले दिनों में यूथ ही चलाएगा। सो आइडियोलॉजी के साथ उसी पॉलिटिकल पार्टी के यूथ अभी आने वाले दिखेंगे आपको। आप लिख के रखो, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज में यूथ फेसेस ही मिलने वाले हैं। बहुत स्कोप है पॉलिटिक्स में उनको जल्दी एंट्री लेने के। वो तो बिजनेस के ट्रेंड को देखते हुए, सेवा के ट्रेंड को तो देखते हुए जनरेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट उनको चांस मिलेगा, वो किस तरह से ले रहे वो इंडिविजुअल है, बट यूथ विल गेट मोर चांस। अभी तक के एरा में जितने चांस यूथ को मिले उससे ज्यादा चांस आने वाले चुनाव में मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि नाउ आवर फोकस इज यूथ। सो अपनी टीम में भी यूथ को ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये लोग। देवांग जी, आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। जैन जी की विचारधारा की बात हो, नेचर की बात हो, समाज में चल रहे एक प्रकार का जो एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है, काफी डेप्थ की। लेकिन यही जनरेशन, यही समाज एक शासन से जुड़ा हुआ है, और आज की पॉलिटिकल शासन में हम देखते जा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर हजारों केस है। कोर्ट नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन केस की संख्या घटाने का कोई प्लानिंग नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटल हजारों बनने जा रहे हैं, लेकिन हम बीमारी रोकनी चाहिए, स्वच्छता के लिए, पॉल्यूशन के लिए कार्य करना चाहिए, उस पर कार्य नहीं हो रहा है। बीमारी, हॉस्पिटल ज्यादा बढ़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन क्राइम कम नहीं हो रहा है। आज कोई भी कार्य बिना करप्शन इजीली नहीं हो रहा है। आज एक न्याय मांगने के लिए भी हमको 10-15 साल इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है, आज कहते हैं कि पोर्टल पे एप्लीकेशन करो, कंप्लेन करो, हजारों लाखों पोर्टल के ऊपर अर्जियां पेंडिंग पड़ी हुई है, न्याय नहीं मिलता, प्रश्न का समाधान नहीं मिलता है। तब जाके प्रजा त्रस्त है, महंगाई में त्रस्त है। जिस प्रकार से प्रजा एक पीड़ा से परेशान है, पर हम थर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। क्या आदमी को मार के, दबा के, परेशान करके अगर पैसा खींचेगा? आज हर एमएसएमई परेशान है, हर इंडस्ट्रीज परेशान है। जो जितना कमाता नहीं है उतना तो वो टैक्स चुकाना है, अगर नहीं चुका है बैन हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रेशर, ये तनाव भरी स्थिति मुझे राजनीतिक प्रेशर में दिख रही है। करप्शन लेवल इतना बढ़ चुका है, ज्यादातर मैं कहूंगा हर व्यापारी कैसे जीएसटी बचे, कैसे टैक्सेशन बचे, कैसे इनकम टैक्स बचे, उसके प्रयास में लगा हुआ है। एक समय था कि हम देश के लिए दे रहे, लेकिन एक रोड 10 साल चलना चाहिए, वो अगर एक रोड 1 साल में ही टूट जाता है और 10 साल में 10 बार रोड बनाना पड़े, क्या उसके लिए हम जीएसटी दे रहे हैं? क्या उसके लिए हम टैक्स दे रहे हैं? वन टैक्स वन नेशन की बात हुई, वन इलेक्शन की बात हुई। आपको पता है वन नेशन वन टैक्स के बाद आज म्युनिसिपल टैक्स भी भरना पड़ता है, जीएसटी भी भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, ऐसे 40 प्रकार के टैक्स आज भी भरना पड़ता है। तो आज ये हो गया कि ये डिजिटलाइजेशन के चलते सारी चीज ऑनलाइन हो गई, फोन के साथ टाइप हो गई, केवाईसी हो गया, हर चीज में आपको नोटिस आने लग गई। तो ये परिस्थिति राजनीतिक जो सामाजिक व्यवस्था है उसका मेरा ये अंतिम सवाल है कि इसमें आप कुछ आजादी का असली मर्म के बारे में कुछ बात करें, आपके विचार। आजादी का मर्म सिर्फ हमारे देश, हमारे हाथ में हमारी सत्ता, हमारे लोग सत्ता में बैठे उतना नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए हमारे लोगों की लोगों के प्रति
कितनी संवेदनशीलता, और उस सरकार नागरिकों के लिए क्या उनको प्रोवाइड करती है। आपने बिल्कुल सही बताया कि जब से देश आजाद हुआ आज तक करप्शन एक सबसे बड़ा सवाल है। एक भी सिस्टम, एक भी पॉलिसी, एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जिसने इस करप्शन को कंट्रोल किया हो या तो जीरो किया हो। आपने बताई बात हमारे हेल्थ की, ये बिल्कुल बड़ी फेलियर है। आज तक आजाद होने के बाद से आज तक अगर हम हेल्थ के बारे में, हेल्थ के लिए हम योजना बनाएंगे, प्रधानमंत्री योजना होगी, आरोग्य की योजना होगी, आयुष मंत्रालय होगा, लेकिन आपने बताया कि बेसिक जो है वही खत्म करो तो आगे आने वो इतना खर्चा नहीं, बजट नहीं देना पड़ेगा। हमने रिमार्केबल कभी भी ऐसा दंड, शायद ऐसी बोलते हैं ना कि डर, ऐसा पैदा नहीं हुआ है आज तक कि जहां पे किस बंदे को ऐसा गुनाह करने के लिए, ऐसा काम करने के लिए उसको डर लगे, वो कांपने लगे। भ्रष्टाचार के साथ साथ बेसिक जो हमें मिलना चाहिए फैसिलिटीज, उस फैसिलिटी के अंदर भी अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। सिंपल सी बात है, अगर हिंदुस्तान, हमारा भारत देश अगर कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसी कृषि प्रधान देश के अंदर जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके अंदर मिलावट हम नहीं रोक पाए, हजारों बीमारियां लाई। तो ये इतनी बड़ी चुनौतियां अभी आने वाले दिनों में है। विकसित राष्ट्र सिर्फ जीडीपी एक लेवल तक आने से, पर हेड इनकम, कैपिटा इनकम वो बढ़ने से कभी कोई देश विकसित नहीं होता। इनकम बढ़ने से, जैसे बताते ना कि कोई भी एक परिवार बहुत ही ज्यादा बड़ा बंगलो बना दिया तो बड़ा परिवार नहीं कहते, लेकिन उस परिवार में कितने स्वस्थ लोग रहते हैं, किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, कैसे ख्याल करते हैं, उसको कहते हैं कि ये सफल परिवार है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां जो भी गवर्नमेंट आएगी अभी जो है उसके लिए भी है, आने वाले दिनों में जो भी आएगी वो भी रहेगी। और इस सबके बीच इंडिविजुअल एज अ सिटीजन, एक भारतीय होने के साथ साथ हमारा भी ये फर्ज बना है कि कहीं पे भी अगर हमें कुछ दिखता है तो उसे अपना आवाज उठाना चाहिए। अगेन ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेसी में राइट दिया हुआ है तो उसमें आवाज उठानी है। आरटीआई एक्ट आने के बाद बहुत सारी बातें उजागर भी हुई है। कई बार बात बोलने से रिजल्ट भी मिलता है, हम सिर्फ चुप रह के बैठेंगे तो ये होना नहीं है। और हम एक आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी सरकारें ऐसे डिसीजन ले ताकि ये जितनी भी हमने दिक्कतें बताई, तकलीफें बताई, उसमें से देश और जो 2047 का विकसित, तभी सही मायने में डेवलप कंट्री हम बन पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साबरमती सभा के जो भी दर्शक यह पॉडकास्ट देख रहे हैं, देखा है, इस पॉडकास्ट के अंदर हमने देश की व्यवस्था की तो बात की है, लेकिन खास तौर पर आज की जनरेशन की यथा उनकी मन की स्थिति और आने वाले समय में उनकी परिस्थिति क्या होने वाली है, क्या हम समाज के लिए कोई नया परिवर्तन, नई सोच, क्या हमारे परिवार में कोई नया परिवर्तन, नई सोच, या हमारे शासन में, सरकार में नया परिवर्तन, नई सोच, क्या हमको कुछ मांगने के लिए क्या आंदोलन ही करना पड़ेगा? क्या हमको कुछ प्राप्त करने, सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए क्या हमको जंतर मंतर ही जाना पड़ेगा? नहीं, एक आवाज, बुलंद आवाज, अपने विचार, आज इतना ओपन मीडिया हो चुका है, आवाज उठानी चाहिए, यह अधिकार भी है। और खास तौर पे जिस सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ में दिवांग जी ने इस विषय को हृदयस्पर्शी बनाया, हर व्यक्ति अपने आप को सोचेगा कि मेरा घर के अंदर मेरे
जनरेशन में क्या परिवर्तन करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सीख शायद मुझे इस पॉडकास्ट में दिख रही है। आशा करते हैं कि अगले क्रम में हम नए विषय के साथ मिलते रहेंगे। फिर से हम साबरमती परिवार की ओर से दिव्यांग जी आपका बहुत थैंक यू सो मच मुकेश जी। और इतना आपने कीमती समय निकाला। वैसे आप मीडिया जगत के बड़े महानुभाव हैं। आपकी वाणी और आपकी जो हम काफी सीखते हैं, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, न केवल मीडिया के हैं, आप बड़े मेमोरी की भी अच्छे कर लेते हैं और आप खास बॉडी लैंग्वेज को भी अच्छे समझते हैं, उसके एक्सपर्ट भी है, उसके ट्रेनर भी है। तो हम चाहेंगे कि कुछ एक नया आयाम, नया अध्याय कुछ अलग विषय पे भी करें। पक्का। आज ये थैंक यू सो मच। राष्ट्र धर्म और राष्ट्र भाव की थैंक यू सो मच। हमने देश की चिंता और मंथन करने का थैंक यू सो मच। अब आगे मक्खन आपको निकालना है। फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार।